डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और टॉपिक हमारा, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, वन फंक्शन था, इंजेक्टिव फंक्शन। लास्ट टाइम हमने किसी भी फंक्शन की इंजेक्टिविटी टेस्ट करने के जो भी मेथड्स थे वो सारे आपको डिस्कस कर दिए थे। तो आज के टॉपिक में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारा कंटिन्यू टॉपिक होगा नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये टॉपिक भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। तो दैट द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस को हम कैसे डिस्कस करते हैं, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूलेटिक अप्रोच बताता हूँ। उस फार्मूले को मैं प्रूव भी कर देता हूँ। जो भी हमारा फंडामेंटल थ्योरी होगा उसके अकॉर्डिंग मैं प्रूव भी करता हूँ। आई होप आप प्रॉपरली वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन में जैसे कि आपको बताया गया था कि कभी भी कोई फंक्शन होता है तो उसमें दो सेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो यहाँ भी हमारे पास दो सेट पार्टिसिपेट करेंगे, एक सेट ए पार्टिसिपेट करेगा और सेट बी पार्टिसिपेट करेगा। उन सेट्स का कार्डिनल नंबर कितना है इस पे ही बेस्ड होगा हमारा नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम यहाँ देखते हैं, इफ ए एंड बी आर any two sets containing m and n number of elements respectively, then total number of one functions, defined from A to B। देखिए कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, आपके पास अगर एक सेट A दे रखा है, उसका कार्डिनल नंबर आपके पास m है, और दूसरा सेट आपको B दे रखा है जिसका कि कार्डिनल नंबर n है, तो टोटल नंबर ऑफ आपसे डिस्कस करना होगा, फाइंड करवाएगा टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस f सच दैट A करस्पॉन्डिंग B। तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हियर द फार्मूला आज इज, एक्चुअली क्या होता है कि बेटा कि जो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई इन सेट ए एंड बी होते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं हमारे कि कितने इंजेक्टिव फंक्शंस बनने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली पहला केस आता है पीसेस में, अगर आपका n मोर देन m होता है तो नंबर ऑफ वन फंक्शन आपका npm होता है। जैसे कि आप npm को जानते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल होता है। परमुटेशन की अप्रोच से ये नंबर ऑफ वन फंक्शंस आपके आ जाते हैं। तो ये वन फंक्शंस आएंगे व्हेन n इज मोर देन m। क्लियरली आप माइंड रखिए, अगर n इज मोर देन m होता है तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। n इज मोर देन m means set B has larger elements, number of larger elements than set A। another case होता है अगर आपका n लेस देन B होता है तो उस केस में वन फंक्शन एक भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर सेट B में बेटा सेट A से कम एलिमेंट्स हैं तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें इंजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। फंक्शन तो पॉसिबल होंगे बट इंजेक्टिव फंक्शन पॉसिबल नहीं होंगे। और अगर n इक्वल m होता है तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ वन फंक्शन n फैक्टोरियल बता सकते हैं। तो अगर आप ये फार्मूला रिमेंबर कर लेंगे तो आपका कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है जिसमें नंबर ऑफ वन फंक्शन पूछ रहा होता है तो आप उसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक्चुअली इस फार्मूले को हमें प्रूव करना होगा तो हमें परमुटेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे जाना होगा, दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस फार्मूले का हम प्रूव कैसे करते हैं, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास एक सेट ए दे रखा है, जैसे कि कहा गया है कि इसमें m एलिमेंट्स हैं, a1 a2 a3 डॉट डॉट am, इसमें m एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं।
और अनदर सेट आपके पास एक बी है, उसमें आपके n एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, b1 b2 b3 डॉट डॉट बी n एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। a से b हमारा f फंक्शन डिफाइन हो रहा है, a के एलिमेंट्स b में इमेज देंगे या कि b के एलिमेंट्स a में प्री इमेज देंगे। तो आप यहाँ बेटा क्लियरली देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी में n बे से इमेज दे सकता है। अगर आप इसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट का सेट बी से एरो प्रोवाइड करना चाहें तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट n बेज हों, तो क्लियर है आपके पास कि आपका फर्स्ट एलिमेंट n बे से इमेज दे सकता है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट तो n बे से इमेज देगा, बट अगर हम सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन होता है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट को सेट बी से डिफरेंट इमेज देना चाहिए। तो यहाँ सेट बी का एक एलिमेंट तो इंगेज हो चुका है, कोई भी एक एलिमेंट तो इंगेज ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ जो अवेलेबल एलिमेंट्स है वो n-1 है। तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा सेट ए का वो n-1 बे से इमेज देगा। क्लियरली आप समझ सकते हैं, सेकेंड एलिमेंट का हम n-1 बे से एरो लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट का आप एरो लगाना चाहें तो आप n-2 बे से लगा सकते हैं। तो क्लियरली होगा कि फर्स्ट एलिमेंट n-0 बे से इमेज दे रहा है, सेकेंड एलिमेंट n-1 बे से इमेज दे रहा है, थर्ड एलिमेंट n-2 बे से इमेज दे रहा है। तो अगर हम थर्ड एलिमेंट की बात करें तो n से 2 माइनस हुआ। देखिए सिमिलरली अगर आप मूव करेंगे, सेकेंड एलिमेंट की बात करी तो n से 1 माइनस हुआ। तो ऐसे ही अगर हम mth एलिमेंट की बात करेंगे, जो mth एलिमेंट होगा सेट ए का वो एरो कितने तरीके से दे सकता है, n-m-1 बे से एरो दे सकता है। एक्चुअली आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट इमेज देने चाहिए, सेट ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए कि इमेज ना दे। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जॉब है इमेज देने का, फर्स्ट जॉब n वे से हो सकता है, सेकेंड जॉब n-1 वे से हो सकता है, थर्ड जॉब n-2 वे से हो सकता है, और mth जॉब आपका n-m-1 वे से हो सकता है। एक्चुअली फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये सभी जॉब साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी। जॉब 1 भी करना पड़ेगा, एंड जॉब 2 भी करना पड़ेगा, एंड जॉब 3 भी करना पड़ेगा। तो सभी जॉब्स के बिटवीन एंड कंजक्शन आएगा। तो आपको पता है जब एंड आता है या ऑल द जॉब्स कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली होता है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है। तो ये जो भी नंबर ऑफ बेज हैं ये सभी आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, और जैसे ही आपको मल्टीप्लाई इन सभी जॉब्स को कर देंगे तो आपको क्लियरली NP-m पता लग जाएगा कि अगर, बट यहाँ ये बात पता होना चाहिए कि n मोर देन m होना चाहिए। ये भी बात आप माइंड में रखिएगा, अगर सेट बी में सेट ए से कम एलिमेंट्स लाई करते हैं तो फिर कभी भी 1-1 मैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। 1-1 मैपिंग पॉसिबल करने के लिए आपको सेट बी में सेट ए से ज़्यादा एलिमेंट देने पड़ेंगे। अगर सेट बी में सेट ए से कम एलिमेंट्स होंगे तो 1-1 या इंजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ मैं आपको इंजेक्टिविटी टेस्ट करना के एक इम्पॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ। इस नोट के थ्रू आप काफ़ी प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर द नोट इज, इफ एनी फंक्शन y इक्वल fx इज एन इवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन है आपके पास y इक्वल fx और वो इवन फंक्शन है, दैट इज इवन फंक्शन का मतलब आपको पता है, दैट इज f ऑफ माइनस एक्स इक्वल अगर fx आता है देन fx बी नेवर 1-1। अगर कभी भी आपको कोई गिवन फंक्शन डिक्टेट कर देता है दैट इट इज इन इवन फंक्शन, कोई फंक्शन ऑलरेडी आपको डिक्टेट करके दे देता है कि ये हमारा फंक्शन इवन है, तो आप क्लियरली माइंड में रख लीजिए कि वो फिर 1-1 नहीं होगा। देन इट इज नेवर 1-1 फंक्शन, देन fx भी नेवर 1-1 फंक्शन। अच्छा ऑड फंक्शन है देन इट मे और मे नॉट,
ऑड फंक्शन के लिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, वो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर फंक्शन इवन है तो फिर वो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा। उसका रीजन यही होगा कि द ग्राफ ऑफ, जस्ट रीजन आपसे कोई जस्टिफाई करवाए तो आप बता सकते हैं द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। आपको पता होता है कि जितने भी इवन फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होते हैं। तो ऑब्वियसली द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, आपका टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर ऑब्वियसली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cuts the graph more than 1 point। आपका टेस्ट जो इंजेक्टिविटी का था वो आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्टिविटी टेस्ट तो यही बोलता था कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कट्स द ग्राफ ओनली एट 1 पॉइंट, देन इट इज इंजेक्टिव। बट इफ द फंक्शन इज इवन then automatic their graph symmetric along y axis, so obviously line parallel to x axis cuts the graph more than 1 point। तो आप क्लियरली आप ये माइंड में रखेंगे कि अगर कभी भी कोई भी इवन फंक्शन आता है तो वो कभी भी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता है, 1 1 नहीं हो सकता। लेकिन ऑड फंक्शन मे और मे नॉट, ऑड फंक्शन हमारा 1 1 हो भी सकता है और 1 1 नहीं भी हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम कंटिन्यूड वीडियो में आपसे एक और फंक्शन की कैटेगरी डिस्कस करते हैं, दैट इज सर्जेक्टिव फंक्शन, अदरवाइज ऑन टू फंक्शन भी क्या होता है। तो हमने आपको यहाँ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बता दिए, तो इसी से एक आर्टिकल और बनता है बेटा कि अगर आपसे कोई नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन पूछे, नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शन निकालने के लिए आप जस्टिफाई कर सकते हैं इफ a and b आर एनी टू सेट्स, इफ a and b आर एनी टू सेट्स containing m and n number of elements respectively, then total number of many one function f such that a corresponding b इक्वल आपका हो जाएगा टोटल फंक्शन। एक तो आप पता कर लीजिए कि टोटल फंक्शन कितने बनेंगे माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। तो आपको क्लियरली पता है कि अगर आपका n मोर देन m आता है तो आपके टोटल फंक्शन आपके n रेस m बनेंगे और उसमें 1 1 फंक्शन आपके npm होंगे। मीन्स अगर आप n रेस m से npm बाहर कर देते हैं, इफ n इज मोर देन m, तो आप टोटल नंबर ऑफ मैनी 1 फंक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे, या वो फंक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे जो 1 1 नहीं है। तो कल हमने बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो उसे हम मैनी 1 फंक्शन बोलते हैं। अब हम कंटिन्यूड एक अनदर फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसको हम ऑन टू फंक्शन भी रिकॉल करते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम से डील करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज होगी हम टेस्ट करेंगे, जब उनमें तो हम बताएंगे आप इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट वे टेस्ट करने के लिए बताएंगे। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ जस्ट आपसे ऑन टू फंक्शन that is also called so here we discuss on two function that is also called surjective function। इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको पूरा डील किया कि किसी भी फंक्शन का आप 1 1नेस कैसे डिस्कस करते हैं, उसकी इंजेक्टिविटी कैसे डिस्कस करते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है तो उसका सर्जेक्टिविटी आप कैसे डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो भी टेस्ट हैं वो मैं 1 बाई 1 करके आपको बता रहा हूँ
तो यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट आ रहा है, इफ A and B are any two sets, if A and B are any two sets, then F such that A corresponding B called onto otherwise surjective if, condition है बेटा, if all elements, इस वर्ड पे ध्यान देना, if all elements of set B have pre-image in set A. ओके, तो ये आपका टेस्ट है ऑन टू फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया, इफ A and B are any two sets then F such that A corresponding B called onto if all elements of set B have pre-image in set A। किसी भी फंक्शन को ऑन टू होने के लिए जरूरी होता है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं, इस पोस्ट सेट बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो सभी एलिमेंट सेट ए में प्री इमेज दें। एक भी एलिमेंट सेट बी में ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेट ए में प्री इमेज ना दे रहा हो। यहाँ मैं कुछ वर्बली आपको डायग्राम्स के थ्रू यही बात बता रहा हूँ, तो वर्बली आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दे रहा हूँ, ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है, कई 2-3 डायग्राम में दे रहा हूँ, ये सेट ए है, ये सेट बी है, नेक्स्ट डायग्राम भी दे रहा हूँ, ये सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है। यहाँ कुछ एलिमेंट्स में लिख देता हूँ। सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट ए है ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। सेट ए है हमारा ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। क्लियरली आप यहाँ पे देखिए वॉच करेंगे। देखिए ए हमारा 1 से इमेज दे रहा है। देखिए ए से बी की तरफ जो एरो होता है उसे इमेज बोलते हैं। ये वाला जो एरो होता है ये इमेज बोला जाता है, और इधर से जो एरो जाता है इसको प्री इमेज बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ रिकॉल करना चाहें, इमेज ऑफ ए 1, प्री इमेज ऑफ 1 ए, इमेज ऑफ ए 1, प्री इमेज ऑफ 1 ए, मीन्स 1 का प्री इमेज ए है, बी का इमेज 2 है तो 2 का प्री इमेज बी होगा, सी का इमेज 3 है तो 3 का प्री इमेज सी होगा, डी का इमेज 4 है तो 4 का प्री इमेज डी होगा। तो आप क्लियरली देखेंगे यहाँ सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से डिफरेंट इमेज दे रहा है, और सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में प्री इमेज दे रहा है। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से डिफरेंट इमेज दे रहा है, सेट बी का एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से प्री इमेज दे रहा है। तो क्लियरली आप जब डेफिनेशन टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो एफ फंक्शन होगा, हियर एफ जो आपका होगा एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। आपका एफ फंक्शन यहाँ पे 1 1 भी है और ऑन टू भी है। द रीजन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी है प्री इमेज इन सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज दे रहा है, सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में प्री इमेज दे रहा है। सो हियर द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। आप यहाँ पे देखेंगे A1 B2 C3 D4। क्लियरली आप दूसरे डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में डिफरेंट इमेज तो दे रहा है, सो इट इज 1 1, इट इज 1। बट सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में प्री इमेज नहीं दे रहे हैं। आप देखिए 1 प्री इमेज दे रहा है, 2 प्री इमेज दे रहा है, 3 प्री इमेज दे रहा है, 4 प्री इमेज दे रहा है, बट ये 5 तो किसी से प्री इमेज नहीं दे रहा है। और जब सेट बी का एवरी एलिमेंट प्री इमेज नहीं देता है तो फिर वो 1 1 ऑन टू नहीं होता है, इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। A1 से है, B1 से है, C2 से है, D4 से है। आप इस डायग्राम को देखेंगे
तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से डिफरेंट इमेज नहीं दे रहा है। क्लियरली देखिए, ए भी 1 से दे रहा है, बी भी 1 से दे रहा है, तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी से डिफरेंट इमेज तो दे नहीं रहा है। ओके, सो इट इज नॉट 1 1, ये हमारा 1 1 नहीं है पॉसिबल, इट इज नॉट 1 1। अब जरा ऑन टू का टेस्ट करिए, सब्जेक्टिविटी का टेस्ट करिए। देखिए सेट बी का क्या एवरी एलिमेंट सेट ए से प्री इमेज दे रहा है? यस, 1 हमारा प्री इमेज ए से भी बी से भी, नो प्रॉब्लम, 1 तो दे रहा है प्री इमेज, 2 भी दे रहा है प्री इमेज, 3 भी प्री इमेज दे रहा है, मीन्स सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए से प्री इमेज दे रहा है। सो इट इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। तो आई होप आपको क्लियरली सब्जेक्टिविटी हम कैसे डिस्कस करते हैं, तो सब्जेक्टिविटी का डिस्कशन आपको इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सेट्स को हम, किसी भी फंक्शन को हम सब्जेक्टिव कब बोलते हैं। आई होप आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसका सेकेंड डेफिनेशन पे। सेकेंड डेफिनेशन भी इजी है, बिल्कुल आप समझने की कोशिश करेंगे। एनी फंक्शन सेकेंड डेफिनेशन है ये आपका, सेकेंड टेस्ट करने का मेथड है। एनी फंक्शन एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी डिफाइंड बाई y इक्वल एफ एक्स called surjective if कंडीशन है बेटा, if कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल रेंज ऑफ फंक्शन। आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर या वर्बली नहीं दे रखा है तो फिर आप उसको इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो कह रहा है एनी फंक्शन एफ सच दैट ए करस्पॉन्डिंग बी defined by y equal fx called surjective if codomain of function equal range of function। बेटा एक्चुअली होता क्या है कि जो भी फंक्शन टेस्ट करने को देता है उसका कोडोमेन तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दे देता है। कोडोमेन ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया होता है। ये जो बाद में सेट लिखा होता है एरो के बाद में, पोस्ट प्लेस पे एरो के जो सेट लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। हियर द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। और प्रॉब्लम की रेंज आपको कन्विंस करनी पड़ती है, रेंज फाइंड आउट करनी पड़ती है, कभी रिमेंबर करनी पड़ती है, कभी रेंज निकालने के जो वेरियस मेथड है उनके अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती है। कोडोमेन ऑलरेडी प्रॉब्लम में होता है, रेंज आप कन्विंस कर लेते हैं, फिर उनमें आप रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम आ जाते हैं, आप इन डायग्राम में भी देख सकते हैं, सेट बी के सभी एलिमेंट कोडोमेन होते हैं तो इसका कोडोमेन 1 2 3 4 है, और सेट बी के वो एलिमेंट जो प्री इमेज देते हैं वो रेंज होते हैं, जो प्री इमेज नहीं देते हैं वो कोडोमेन में तो आते हैं, सेट में आते हैं कोडोमेन के, बट रेंज के सेट में नहीं आते हैं। लेकिन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट बी में वो सब कोडोमेन होते हैं। तो इस डायग्राम में कोडोमेन आपका 1 2 3 4 है, सभी प्री इमेज दे रहे हैं, इसलिए रेंज भी आपका 1 2 3 4 है। इस क्वेश्चन में कोडोमेन आपका 1 2 3 4 5 है, जितने भी अपीयर हो रहे हैं सेट बी में वो सब कोडोमेन के एलिमेंट्स। तो क्लियरली यहां आपका कोडोमेन क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, बट रेंज क्या है, सभी तो प्री इमेज नहीं दे रहे हैं तो इसका रेंज ओनली 1 2 3 4 है। तो क्लियरली यहां कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, फिर सब्जेक्टिव नहीं होता है, फिर वो इनटू होता है। लेकिन अगर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं तो वो फंक्शन सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो उसे इनटू बोलते हैं, इनटू फंक्शन। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ कोडोमेन सेट बी में जितने भी एलिमेंट अपीयर हो रहे 1 2 3, आपका रेंज भी 1 2 3 क्योंकि एवरी एलिमेंट प्री इमेज दे रहा। रेंज की डेफिनेशन होती है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कलेक्टेड इन रेंज सेट ऑफ रेंज विच है प्री इमेज इन सेट ए। सेट बी के जो एलिमेंट प्री इमेज प्रोवाइड करते हैं वही रेंज में कलेक्ट होते हैं, और सेट बी के सभी एलिमेंट जितने भी होते हैं चाहे वो प्री इमेज दें चाहे ना दें वो हमारे कोडोमेन में कलेक्ट होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई किसी भी फंक्शन का हम सब्जेक्टिविटी कैसे टेस्ट करते हैं। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर वो फंक्शन हमारा सब्जेक्टिव होता है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज, इस पे भी प्रॉब्लम आपका पूछा जाता है, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शन
अगर कभी भी आपके पास दो सेट्स गिवन है ए एंड बी, तो उनमें टोटल कितने सर्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, if A and B are any two sets, or if A and B are any two sets containing M and N elements respectively and n लेस एंड इक्वल m, ये ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B हैं वो लेसर और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A में होने चाहिए। n लेस एंड इक्वल m, देन फार्मूला में एस्टेब्लिश करूंगा, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू B इक्वल, मैं यहाँ एक फार्मूला एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, सिग्मा r इक्वल 1 से वेरी करेगा अप टू n माइनस 1 रेस n माइनस r इंटू एन सी आर इंटू आर रेस m। आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे ये ध्यान रखना दैट n इज लेस एंड इक्वल m। if n is more than m, then number of onto function not possible। तो है, आई होप आपको ये सर्जेक्टिव फंक्शन का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इंजेक्टिव फंक्शन का टेस्ट लास्ट वीडियो में बताया गया था, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी पे बेस्ड, और यहाँ से ही एक हमारा सीधा सा डिस्कशन आता है, दैट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन, आप इसकी भी डेफिनेशन समझ लीजिए। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ। तो इसका सिंपल सा टेस्ट है, इफ एनी फंक्शन f such that a corresponding b is 1 1 and onto both, then it is called बाइजेक्टिव। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों ही होता है, तो फिर उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन को पता कर टेस्ट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। अगर किसी भी फंक्शन की हम इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी हम दोनों ही डिस्कस कर देते हैं, दोनों ही होल्ड कर जाती हैं, तो वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होता है। तो आई होप आपको इंजेक्टिव फंक्शन कैसे टेस्ट करते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे टेस्ट करते हैं, और देन बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे टेस्ट करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम लेके आता हूँ जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके।